नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। 31 मार्च तक ऋण चुकाने वाले किसानों को नहीं देना होगा ब्याज। किसानों को अधिक ब्याज के भुगतान से बचाने के लिए 31 मार्च 2024 से पहले ही बकाया फसली ऋण संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में करानी होगी जमा। देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल पहली बार भारत के बाहर बेचेगी दूध। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ एक सप्ताह के भीतर अमेरिकी बाजार में दूध के 4 किस्मों की करेगा पेशकश। भारत से बाहर बसे भारतीयों और एशियाई लोगों की जरूरत के हिसाब से दूध प्रोडक्ट पेश करना है कंपनी का उद्देश्य। मौसम फिर से लेगा करवट। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय से लगे क्षेत्रों और गंगा के मैदानी इलाकों में लगातार वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुक्रवार तक हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। किसानों को सरकारी योजनाओं द्वारा लाभ देकर सरकार हर तरह से सशक्त बनाने में जुटी हुई है। देश में किसानों को खेती किसानी में निवेश के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें कुछ राज्य सरकारों की ओर से ये ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से बिना ब्याज के ही दिया जाता है, लेकिन इसके लिए किसानों को लिए गए लोन की राशि समय पर जमा करानी होती है। ऐसे में जिन किसानों ने खरीफ सीजन की विभिन्न फसलों के लिए लोन लिया था, उसके जमा करने की अंतिम तिथि आ गई है। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में किसानों ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत बिना ब्याज के लोन दिया जाता है। ऐसे में जिन किसानों ने खरीफ 2023 के दौरान सहकारी समितियों के माध्यम से लोन लिया था, उन किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए 31 मार्च 2024 से पहले ये लोन बैंक में जमा कराना होगा। राज्य सरकार द्वारा किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण किया जाता है, जिसका समय पर चुकारा करने पर केंद्र सरकार द्वारा 3% एवं राज्य सरकार द्वारा 4% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। खरीफ 2023 ऋण चुकारे की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। उक्त तिथि से पहले ऋण चुकारा करने पर किसानों से किसी भी प्रकार का ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। और देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल पहली बार भारत के बाहर दूध बिक्री करेगी। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ एक सप्ताह के भीतर अमेरिकी बाजार में दूध की 4 किस्मों की पेशकश करेगा। इस पहल के जरिए कंपनी का उद्देश्य भारत से बाहर बसे भारतीयों और एशियाई लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट पेश करना है। GCMMF ने बताया कि हम कई दशकों से डेयरी उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। ये पहली बार है कि हम भारत के बाहर ताज़े दूध की पेशकश कर रहे हैं। GCMMF ने अमरीकी बाजार में ताज़ा दूध पेश करने के लिए 108 साल पुराने सहकारी संगठन मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। उन्होंने कहा कि दूध संग्रह और प्रसंस्करण MMPA करेगा, जबकि GCMMF विपणन और ब्रांडिंग करेगा। एक सप्ताह के भीतर अमूल ताज़ा, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल स्लिम एंड ट्रिम अमरीकी बाजार में उपलब्ध होंगे। ताज़ा दूध न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, वाशिंगटन, डलास और टेक्सास सहित अन्य शहरों में मिलेगा। GCMMF इस पहल के जरिए अनिवासी भारतीयों और एशियाई आबादी को लक्षित करेगा। GCMMF अगले 3 से 4 महीनों तक ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। GCMMF को ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया की उम्मीद है। GCMMF निकट भविष्य में पनीर, दही और छाछ जैसे ताज़ा दूध उत्पाद भी पेश करेगा। और मौसम विभाग ने आज तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय से लगे क्षेत्रों और गंगा के मैदानी इलाकों में लगातार वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुक्रवार तक हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से के तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में पराली की समस्या से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए भोपाल स्थित CSIR की प्रगत पदार्थ तथा पराक्रम अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पराली का विकल्प खोज लिया है। वैज्ञानिकों ने इस बहुउपयोगी बोर्ड की बाजार में अच्छी खासी मांग
भी है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि किसान पराली के कचरे से कंचन तैयार कर सकते हैं। संस्थान इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और अन्य तरह की मदद देगा। पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में मददगार इस नवाचार के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की प्रगत पदार्थ तथा पराक्रम अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा वेस्ट से वेल्थ को तब्दील कर एक नए नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित करते हैं और इसी क्रम में भोपाल स्थित CSIR के प्रगत पदार्थ एवं प्रक्रम अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ वैज्ञानिकों की टीम मौजूद है, ये बात करते हैं। सर, अगर बात करें वेस्ट से वेल्थ के लिए कौन कौन से काम हो रहे हैं आपके यहाँ? एक्चुअली हम लोग हमारा मटेरियल एडवांस्ड मटेरियल प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें से हम वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, एग्रीकल्चरल वेस्ट पराली बोलते हैं, गेहूं के भूसा है और सीरियल के वेस्ट मटेरियल है। इसके अलावा इंडस्ट्री वेस्ट बोलते हैं, इंडस्ट्री से निकलता है और फ्लाई ऐश होगा भी हो, मार्बल वेस्ट भी हो और ग्रेनाइट वेस्ट, स्टोन वेस्ट और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से बॉक्साइट वेस्ट निकलता है। इसके अलावा मिनरल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री से कितने भी वेस्ट निकल रहा है वो वेस्ट के कन्वर्ट करके कैसे अलग से लकड़ी के रूप में, हाई परफॉर्मेंस लकड़ी के रूप में हम लेके आया। आपके हाथ में ये है वेस्ट से वेल्थ में प्रधानमंत्री जी का भी इसमें आपने फोटो लगी है, क्या है? एक्चुअली ये फोटो हम देख रहे हैं, ये पराली के बोर्ड है। अब हरियाणा, पंजाब वगैरह में पराली की आग लगा के उससे पर्यावरण का नुकसान हो जाता है। वो पराली के कन्वर्ट करके हम हाइब्रिड पार्टिकल बोर्ड बनाया है। वो पार्टिकल बोर्ड आप देखेंगे कोई भी थिकनेस बना सकता है। ये पार्टिकल बोर्ड हम पार्टीशन के लिए और वॉल पैनल के लिए, फर्नीचर के लिए यूज़ कर सकता है। अगर बात करें पराली से प्रदूषण की समस्या दिल्ली NCR में होती रहती है, आप लोगों ने इसका वेस्ट से वेल्थ बनाया, इससे किसान को कितना फायदा होगा? सर, ये हमने एक अल्टरनेटिव दिया है पार्टिकल बोर्ड और आपका प्लाईवुड का। प्लाईवुड आप कहाँ से पाते हैं? आफ्टर ऑल आप लोग लकड़ी पेड़ों को काटते हैं, पेड़ हम काट रहे हैं, उसका एक अल्टरनेटिव हमने दिया है कि पेड़ आपको नहीं काटना है, आपको ये पराली की कंपोजिट बोर्ड बना रहे हैं जिसके द्वारा अपना फर्नीचर, पैनलिंग और फ्लोरिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं। इससे इनकम जनरेशन हो सकता है और प्रदूषण को हम इस तरह रोक रहे हैं कि हम इससे जलाने से को डिस्करेज कर रहे हैं, उससे वो अपना स्टार्टअप इंडस्ट्री डाल सकते हैं और उनको इनकम जनरेशन हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई आगे आएँ और पराली को न जलाएं और इससे पार्टिकल बोर्ड की फैक्ट्री बनाएं। उसका पूरी जानकारी, उसकी पूरी ट्रेनिंग हमारे एमप्री में हमारे डायरेक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव तथा इस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने वाले हमारे चीफ साइंटिस्ट अशोकन पप्पू, उनके वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह का व्यवस्था सब किया हुआ है। अगर बात करें युवाओं का रुझान आजकल खेती में कम रहता है, लेकिन वेस्ट से वेल्थ बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं, आप खुद PhD स्कॉलर हैं, इसमें युवाओं के लिए किस तरह का अवसर लगता है स्टार्टअप का? सर, ये युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोप है इस फील्ड में और अभी तो फ़िलहाल हम पराली के बोट्स बना रहे हैं, पर आने वाले फ्यूचर में हमारे पास और भी एनवायरमेंटल वेस्ट हैं, हम उनको भी यूटिलाइज़ करके उन्हें भी हम एक अच्छे प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में लेके आ सकते हैं ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए एक स्टार्टअप के रूप में या इनकम जनरेशन की तरीके से और एक नया एक हमें आइडिया मिलता है कि हम किस तरीके से आसपास की और भी चीज़ों के वेस्ट को हम यूटिलाइज़ करके एक अच्छा कोई प्रोडक्ट मार्केट में ला सके जो कि हम सबके लिए यूटिलाइज़ हो सके और हम सबके लिए बहुत अच्छा रहे वो। अगर बात करें इस तरह के प्लेटफार्म लोगों से कनेक्ट करने में और एक दूसरे से सीखने के संदर्भ में कितने महत्वपूर्ण साबित होते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ जहाँ पार्टिकल बोर्ड बनाए जाते हैं, पार्टिकल बोर्ड की जगह अगर हम देखें तो एक और जहाँ ये पराली यूज़ करने से पोल्यूशन को हम दूर कर पाएंगे, वहीं दूसरी ओर हमारा जो सोसाइटल प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस को भी हम किसानों के लिए बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये दोनों तरीके से हमारे लिए कारगर है। एक तो हमारा पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा हम वेस्ट मटेरियल को सोसाइटी के लिए उपयोगी बना सकते हैं। जैसे हमारे हाथ में ये हम एक बोर्ड लेकर के रखे हैं, इस बोर्ड को हम एक तरफ देखें तो शो केसिंग के लिए भी अच्छा है, डिस्प्ले के लिए भी अच्छा दिखाई देता है और दूसरी तरफ मजबूती के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। तो देखा आपने भोपाल स्थित CSIR के प्रगत पदार्थ और प्रक्रम अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने न केवल शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण काम किया है, बल्कि पराली जैसे वेस्ट को वेल्थ में तब्दील कर किसानों की आर्थिक तरक्की के नए नए विकल्प बढ़ाने का काम भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन रमाकांत के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
हर साल होलिका दहन में देश भर में बड़ी संख्या में लकड़ियों को जलाया जाता है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर झारखंड के कोडरमा गौशाला समिति ने एक अनोखी पहल की है। गौशाला समिति में गाय के गोबर से गोकास्ट का निर्माण किया गया है, जो देखने में पूरी तरह से लकड़ी जैसा लगता है और होलिका दहन को लेकर इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया गया है ताकि लोग आगजनी वेस्ट का इस्तेमाल कर सकें। होली के पावन पर्व पर अगर पर्यावरण संरक्षण और गाय के गोबर से गोकास्ट का प्रयोग आप होलिका दहन में कर सकें तो है न सोने पर सुहागा। जी हां, झारखंड के कोडरमा में गौशाला समिति के लोगों ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके जरिए लकड़ी के कम से कम इस्तेमाल के साथ गाय के गोबर से तैयार गोकास्ट का इस्तेमाल होलिका दहन के रूप में किया जा सके। इससे बड़ी संख्या में न केवल पेड़ों, लकड़ी और पर्यावरण को बचाया जा सकेगा, बल्कि इस नई पहल से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। होलिका दहन में गोबर से निर्मित बड़कुल्ले इत्यादि और अन्य सामग्री होलिका दहन में दी जाती है। तो इसी के निमित्त कोडरमा गौशाला में गोकास्ट का निर्माण करवा रहे हैं, जिससे होलिका के अंतर्गत हमारी सांस्कृतिक एक रीति रिवाज है, उसके अंतर्गत हम उसको वहां पर होलिका दहन में दे सकें। गौशाला समिति में गोकास्ट के निर्माण के लिए एक मशीन भी लाई गई है, जिसमें 80% गोबर और 20% लकड़ियां कोयले के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों के मिश्रण से इस मशीन में तकरीबन 6 इंच गोलाकार और 4 फीट लंबी लकड़ी की शक्ल में गोकास्ट तैयार होती है। गोकास्ट की कीमत भी महज 10 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है, जो लकड़ी की अपेक्षा काफी कम है। गोकास्ट का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि जंगलों से जो पेड़ वगैरह काटते हैं लोग, उसका जलावन में उपयोग लाते हैं, तो पेड़ कटाई रुकेगी, पर्यावरण भी शुद्धित रहेगा और गोबर से बने हुए खाने का जो स्वाद अलग होता है। तो अभी हम लोग गोकास्ट जो कि ये हमारी मशीन है, इस मशीन के द्वारा हम लोग गोकास्ट बनाते हैं। हम लोग लगभग 80% गोबर और 20% जो है उसमें हम लोग लकड़ी का बुरादा मिलाते हैं। अब तक परंपरागत जलावन के रूप में होटल, रेस्टोरेंट, घर और तमाम जगहों पर लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लकड़ी के स्वरूप में बने इस गोकास्ट से लकड़ी से निर्भरता भी लोगों की कम होगी। इसे देखते हुए वन विभाग की कोडरमा गौशाला ने इस पहल की सराहना की है। गौशाला में जो गोबर निकलता है उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने को प्रमोट किया जाए, तो उसी के तहत शायद गौशाला समितियों के द्वारा ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। और इससे क्या है कि जो खास करके जो शहरी क्षेत्र हैं से लगे हुए जंगल हैं, जहाँ पे लोगों के द्वारा जलावन के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कमी आएगी और हमारे जंगल और बेहतर होंगे और संवर्धित होंगे। गोकास्ट के इस्तेमाल से धुएं का उत्सर्जन भी लकड़ी की अपेक्षा कम होता है और इसके इस्तेमाल से जंगलों की कटाई भी कम होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से कोडरमा गौशाला की यह पहल दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी है। कोडरमा से शेख जोगेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट, डीडी किसान। देश में जल संरक्षण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्र के कृषि उद्यमी भी अब आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में जाने माने कृषि उद्यमी डॉक्टर RJ अग्रवाल ने खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में थीम को लेकर 2005 से जल संरक्षण अभियान चला रखा है। डॉक्टर RJ अग्रवाल द्वारा हर साल विश्व जल दिवस पर सैकड़ों छात्रों के साथ जागरूकता रैली निकालने के साथ बारिश के जल को संरक्षित करने के राजस्थान में चेक डैम भी बनाए जा रहे हैं। जल संरक्षण के इसी महाअभियान को सार्थक करने के लिए धानुका एग्रीटेक द्वारा राजधानी दिल्ली में वाटर फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल है तो कल थीम को लेकर काम कर रहे डॉक्टर RJ अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। जल है तो कल है, इसी थीम को लेकर न केवल भारत सरकार बल्कि कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमी और स्टेक होल्डर भी लगातार काम कर रहे हैं और इसी क्रम में धानुका एग्रीटेक लगातार न केवल जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है बल्कि इस विषय को लेकर बौद्धिक जगत के साथ चर्चा और मंथन का काम भी कर रहा है। अभी हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए धानुका एग्रीटेक के चेयरमैन डॉक्टर RJ अग्रवाल मौजूद है। इन्होंने पीस वाटर फॉर पीस एक स्लोगन के साथ कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। सर, ये कॉन्फ्रेंस है वाटर फॉर पीस, इसका क्या थीम लाइन है? हम 2005 से खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, पानी बचाने के ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जो ये थीम है वाटर फॉर पीस, ये UNO की थीम है और उसी थीम को अडॉप्ट करके हम हर साल कार्य करते हैं। आज देखिए विश्व में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो जल के लिए होगा, पेट्रोल के लिए नहीं।
कृषि क्षेत्र में नवाचारों के लिए आप लगातार जाने जाते हैं, जल संरक्षण हो या पेस्टिसाइड और अन्य तरह में नवाचार हो, इनोवेशन हो, उत्पादन बढ़ाना और किसानों की समृद्धता बढ़ाना। पानी के संरक्षण को लेकर धानुका कौन कौन से नवाचार कर रहा है? देखिए, राजस्थान में हमने अलवर और जयपुर ज़िले में कई चेक डैम बनाए, उसके ऊपर हमारी वीडियो फिल्म भी है। जिस गांव में हमने चेक डैम बनाए उन गांवों का कायाकल्प हो गया। वो गांव के लोग जो मजदूरी करने शहरों में जाते थे, आज वो वापस अपने गांव लौट गए और उनके यहाँ जो कुओं का पानी सूख गया था, नीचे चला गया था, आज उनके कुओं में फिर से पानी आने लगा। चेक डैम से जो पानी मिलता है वो उनके पशु पीते हैं, वो खेती में इस्तेमाल करते हैं, और जब खेती होती है तो आमदनी होती है। धानुका 2005 से हर साल विश्व जल दिवस पे 200 से ज़्यादा स्कूलों में पेंटिंग कंपटीशन कराती है। बच्चों की रैलियाँ निकालती है बैनर के साथ, नारों के साथ, कि भाई आप पानी को बचाएं। पूरा हमारा कैंपेन है। डीडी न्यूज़ को भी हमने इस साल अपने कैंपेन में शामिल किया है। मेरा ख्याल है शायद आज से हमारा सभी चैनलों पे काफ़ी चैनल हमने सेलेक्ट किए हैं, उन पे ये मैसेज कि पानी बहुत कीमती है, इसको आप बना नहीं सकते पर बचा ज़रूर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया। आप भी लगातार ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई और ऐसे नवाचारों पर फोकस करते रहे हैं, इससे कितनी मदद मिलेगी? देखिए, अगर ड्रिप इरिगेशन हो जाए तो इससे चमत्कार हो सकता है। जहाँ जहाँ ड्रिप इरिगेशन हुआ है, अभी पूरे हमारे देश में जितना एरिया है, मुश्किल से 2% एरिया में ड्रिप इरिगेशन हुआ है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन पूरे देश में लागू कर दें तो हम सारे देश में पूरी सिंचाई कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी हमारे पास पानी एक्सेस बचेगा। कई फसलें ऐसी है, गन्ना और चावल, जिनमें पानी की बहुतायत में उपयोग किया जाता है और पानी ज़्यादा उपयोग होता है। तो फसलों में कौन कौन सी फसलों का हम चयन करें? 2 फसलें ऐसी हैं जिसको हम वाटर गजलिंग क्रॉप्स कहते हैं, धान और शुगर केन। जब 1 किलो धान की पैदावार करते हैं तो उसमें 4000 लीटर पानी लगता है। आज जब पंजाब, हरियाणा या गैंगजेटिक प्लेन एरिया में पानी नहीं है, तो हमने एक नया कंसेप्ट रिसर्च करके निकाला, 3M। 3M से हमारा मतलब है बरसात में किसान मेज लगाए, दूसरा मस्टर्ड लगाए, तीसरा मूंग लगाए। अगर किसान ये 3 फसलें लगाता है तो उसका पानी का खर्चा जो गेहूं और धान में होता है उससे 1/3 पानी में उसका काम हो जाएगा। तो देश के जाने माने कृषि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्यमी डॉक्टर RG अग्रवाल, जिनका मानना है कि वाटर फॉर पीस थीम के साथ न केवल जल संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, बल्कि जल की एक एक बूंद को सहेजने के साथ साथ बरसात के जल को सहेज कर कृषि और अन्य कार्यों में उपयोग के लिए लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोहित के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान इस समय मूंग और उड़द की बुवाई कर ले। उत्तराखंड में किसान टमाटर और मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। यहाँ के किसान गेहूं, जौ, चना, मटर और मसूर की समय पर सिंचाई करे। साथ ही यहाँ इस समय भिंडी, मक्का और फ्रेंच बीन की बुआई भी की जा सकती है। पंजाब के किसान गेहूं, टमाटर और आलू की समय पर सिंचाई करे। साथ ही पंजाब के किसान इस समय शिमला मिर्च, बैंगन, भिंडी और कद्दू की बुआई कर सकते हैं। दिल्ली के किसान पकी हुई सरसों की कटाई का काम कर ले। यहाँ पर किसान मूंग और उड़द की बुवाई कर ले। साथ ही यहाँ इस समय टमाटर और मिर्च के पौधे लगाए जा सकते हैं। असम के किसान टमाटर की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। असम में ही किसान आलू की खुदाई कर ले। यहाँ के किसान आहू धान की नर्सरी लगा ले। साथ ही यहाँ के निचले इलाकों में बाओ धान की बुआई की जा सकती है। असम में इस समय जूट, ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द, भिंडी, तुरई और लौकी की बुआई की जा सकती है। वहीं मेघालय के किसान टमाटर, मूली, गाजर, शलजम और मटर की बुआई जारी रखें। नागालैंड के किसान सफेद सरसों की पकी फसल की कटाई जारी रखें। नागालैंड में इस समय राजमा, मक्का और अदरक की बुआई की जा सकती है। मिजोरम के किसान मटर, मसूर और तोरी की तुड़ाई कर ले। वहीं
त्रिपुरा के किसान आलू की पकी फसल की खुदाई का काम कर ले। अरुणाचल प्रदेश के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई भी कर ले। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और आइए अब जानते कुछ और खबरें। खास खबर में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार एवं अभिनेत्री कंगना रनौत पर कथित रूप पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनेत और एच.एस. अहिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है और उनमें से किसी ने आज बेहद अनुचित पोस्ट किया। जैसे ही उन्हें पता लगा, मैंने वो पोस्ट हटा दिया। बीजेपी पंजाब से चुनावी मैदान में अकेले उतरेगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से सरकार को एक और निर्देश जारी किया है। ये निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि केजरीवाल को ईडी हिरासत में दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि 9 साल से केजरीवाल सरकार ने कुछ काम नहीं किया है और अब जेल में जाने के बाद वो कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली वासियों की चिंता है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत से सरकार को एक और निर्देश जारी करने पर टिप्पणी करते हुए इसे विक्टिम कार्ड खेलने का ड्रामा करार दिया। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत राष्ट्र समिति की नेता की कविता को दिल्ली की राव असेंबली कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी बीआरएस की नेता की कविता की ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी थी।
पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता दिलीप घोष दुर्गापुर वर्धमान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने अपने चुनावी क्षेत्र में अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 वर्ष का कार्यकाल सोमवार को पूरा कर लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में फूलों की होली में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने नरसिम्हा भगवान की शोभा यात्रा में भी भाग लिया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 पर प्रवेश निकास अगली सूचना तक बंद रहेंगे। धार के ऐतिहासिक गौशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई टीम द्वारा लगातार सर्वे कार्य किया जा रहा है। सर्वे कार्य को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गौरतलब है कि एएसआई द्वारा 22 माह से वैज्ञानिक आधार पर गौशाला का सर्वे किया जा रहा है। दमोह के पटेरा इलाके के पास एक कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों का इलाज दमोह के जिला अस्पताल में चल रहा है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।